जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने अनुच्छेद 124 से लेकर 128 तक पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज हम क्या पढ़ते हैं, अनुच्छेद 129। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 129। तो अनुच्छेद 129 में किसकी चर्चा है? तो देखिए, अनुच्छेद 129 में जो है सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय के बारे में चर्चा है। तो सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या हुआ कि देखिए मतलब एक बार जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, मतलब उसको नाजीर मान लिया जाता है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो वो अब एक क्या बन गया, कानून बन गया। वो अब एक क्या बन गया, कानून बन गया। तो इसीलिए उसे सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय कहते हैं, मतलब नाजीर कहते हैं। जो एक बार उन्होंने सज़ा सुना दी वो क्या हो गया, एक कानून बन गया। तो देखिए, तो इसमें क्या लिखेंगे, अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट अभिलेख यानी नाजीर का कार्य करती है। मतलब जो भी एक बार फैसला हुआ वो, जैसे कि वो क्या मान लिया जाता है, कानून मान लिया जाता है। जैसे कि जो उसका जैसे कि राम मंदिर पे आपको एक मतलब डिसीजन आया अयोध्या में राम मंदिर पे कि यहाँ पे राम मंदिर था जिसे तोड़ा गया था, उसकी जगह बाबरी मस्जिद बना दिया गया था, ये आया था। तो देखिए, इससे पहले कोर्ट में डिस्कस क्या चल रहा था कि मतलब राम मंदिर होने का प्रमाण इसलिए है क्योंकि इसके नीचे मूर्ति पाई गई थी। तो देखिए, उस समय जज ने इस बात पे कोई डिस्कशन नहीं किया था कि मूर्ति पाने की वजह से हम ये बोलें कि राम मंदिर यहीं था। और तथ्य पेश किए गए थे जब जाके ये मतलब साबित हुआ कि राम मंदिर था, उसके ऊपर फिर मस्जिद बनाई गई। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट इस बेस पर डिसीजन देता क्या कि ज़मीन के नीचे मूर्ति पाई गई है तो इसलिए यहाँ मंदिर था और मंदिर बनेगा, तो देखिए दिक्कत कहाँ पे आती। अब मान लीजिए कहीं भी किसी भी जगह पर किसी घर के नीचे मूर्ति पाया जाता तो सुप्रीम कोर्ट का ही रेफरेंस देता दूसरा वकील। जो अब मान लीजिए आपके घर के नीचे मूर्ति पाई गई, अब मतलब जो आपके मोहल्ले वालों ने कहा इसके नीचे मूर्ति पाई गई है, यहाँ मंदिर बनेगा, अपना घर हटा दो। तो अब जब मोहल्ले वाले की तरफ से जो वकील जाएगा कोर्ट में लड़ेगा, वो रेफरेंस क्या देगा सुप्रीम कोर्ट को कि आपने राम मंदिर केस में ये बोला था कि मंदिर ज़मीन के नीचे से मूर्ति मिलने के कारण यहाँ मंदिर था, तो इसलिए यहाँ राम मंदिर बनेगा। तो सेम यही रेफरेंस देगा कि इस घर के ज़मीन के नीचे भी मूर्ति मिली है तो यहाँ भी मंदिर बननी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही कोई ऑर्डर नहीं सुनाता है, वो हर चीज़ के पहलू को देखता है, टटोलता है और जानता है कि इसका फ्यूचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस हिसाब से वो अपना डिसीजन देते हैं। तो उस टाइम ये इस पे डिसीजन नहीं आया था, फिर बाकी तथ्य पेश किए गए राम मंदिर के होने के, उस हिसाब से फिर राम मंदिर पर क्या आया था, वर्डिक्ट आया था। ठीक है, तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट इस बात का ध्यान रखती है कि क्या हो, हम जो डिसीजन दे रहे हैं वो ऐसा डिसीजन हो कि जिससे मतलब एक फैसला ऐसा हो जाए कि इसका रेफरेंस अगर दे तो ये मतलब गलत फैसला हम किसी तरीके से ना दे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 130 में, तो अब अनुच्छेद 130 क्या कहता है, इसमें जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के स्थान के बारे में चर्चा है। किसके बारे में? स्थान। तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान होना चाहिए, और स्थान कैसा, देखिए ऐसा होना चाहिए जहाँ पे मतलब सब लोग आ सके। और सुप्रीम कोर्ट का स्थान अभी फ़िलहाल में कहाँ है, तो दिल्ली में। अभी कहाँ है? दिल्ली में है। देखिए, जैसे कि ये भारत का नक्शा हो गया, ठीक है, दिल्ली यहाँ है,
ठीक। और सोचिए ये हैदराबाद यहाँ है। अब सोचिए अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट में अपना केस दायर करना है तो उसको यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, दिल्ली, ठीक है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा स्थान हो कि जहाँ पर सब लोग आसानी से आ जा सके। और देखिए ये भी डिसाइड, अब ये सोचिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली में है, क्या ये अन्य स्थानों पे हो सकती है? जैसे मान लीजिए गुजरात में हो, यहाँ फिर आपका यहाँ असम में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, या फिर एमपी में हो, या महाराष्ट्र में हो, क्या यहाँ हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन जो CJI होते हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति को कहेंगे कि देखिए कि हम मतलब अपने सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं, चाहे यहाँ पर यानी महाराष्ट्र में, चाहे MP में, चाहे गुजरात में या बिहार में, जहाँ भी स्थापित करना चाहते हैं वो राष्ट्रपति को सलाह देगा। फिर राष्ट्रपति ये डिसाइड करेगा कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल कहाँ है? तो अभी ये इस जगह पे है, कहाँ? दिल्ली के अंदर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली के अंदर। एक बार एक केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट अस्थायी रूप से उठ के कहाँ चला गया था? हैदराबाद चला गया था कुछ दिनों के लिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम 8 या 10 जज की टीम हैदराबाद में मतलब आ रहे हैं और जितने भी वहाँ के मामले हैं हम एक बार में निपटा देंगे। तो अस्थायी रूप से भी क्या कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का स्थान बदला जा सकता है। लेकिन कब? CJI के कहने पर। कौन करेगा? राष्ट्रपति। वो सलाह देगा, वो राष्ट्रपति के ऊपर वो करे या ना करे। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब चलते हैं अनुच्छेद 131 के ऊपर। अब अनुच्छेद 131 क्या कहता है ये समझते हैं। देखिए 131 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार या फिर इसे क्या कहा जाता है? प्रारंभिक अधिकार। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार या प्रारंभिक अधिकार क्या होता है? जिस तरह हमारे अपने मूल अधिकार होते हैं उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के भी अपने मूल अधिकार होते हैं। इस मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं कि आप कोई भी केस उठ के चले जाएं और वहाँ मतलब कोई भी केस आप ले जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कोई भी केस नहीं, पहले कोई भी केस क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार है कि इस तरह के जो केस होंगे वो डायरेक्ट कहाँ आएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। ना हाई कोर्ट ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो कहाँ पे होंगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसमें कितने प्रकार के केस होते हैं? तो इसमें 3 प्रकार के केस होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। आप कौन कौन से? तो देखिए कौन कौन से केस होते हैं। जैसे राज्य और राज्य का विवाद हो जाए, राज्य का विवाद मतलब स्टेट विवाद, स्टेट और स्टेट का विवाद। अब देखिए स्टेट विवाद क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए गंगा नदी उत्तराखंड से बहते हुए आ रही है, यूपी से बिहार। अब योगी आदित्यनाथ बोले कि हम गंगा नदी को मुंह मोड़ रहे हैं, हम बिहार जाने ही नहीं देंगे। तो अब तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बिहार के अंदर जो सिंचाई का काम होता है वो गंगा नदी के ही द्वारा अधिकतम खेतों में सिंचाई की जाती है। तो दिक्कत हो गई। तो ये राज्य का विवाद हो गया इधर से। वो तो अभी की बात अलग है क्योंकि दोनों जगह NDA की सरकार है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। अब दोनों राज्यों में विवाद हो गया, तो अब ये विवाद क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएगा? नहीं, ये विवाद डायरेक्ट कहाँ जाएगा? तो ये विवाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। ये विवाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसी तरह दूसरा विवाद कौन सा है? तो जिस तरह से राज्य का विवाद है उसी तरह से केंद्र राज्य का विवाद होगा। केंद्र और राज्य के विवाद, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के भी विवाद हो सकते हैं। जैसे कि अभी जैसे मान लीजिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM हैं और क्या कहते हैं केंद्र में NDA की सरकार है। तो अभी जब पिछली बार जो
पहला लॉकडाउन आया था, पहले लॉकडाउन में अरविंद केजरीवाल के मुंह से आपने सुना होगा कि हमें टैक्स का पैसा नहीं दे रहे हैं। तो केंद्र स्टेट में क्या हो रही है, झड़प हो रही है कि वो कह रहे हैं, वो केंद्र बोल रहे हैं हमारे पास इतना टैक्स आया ही नहीं है जो हम आपको दें, और वो बोल रहे हैं हमको दे ही नहीं रहे। तो एक विवाद हो गया। अगर ये विवाद ज़्यादा बढ़ता है तो कहाँ जाएगा, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट। मतलब केंद्र राज्य के बीच में अगर कोई झड़प हो जाए, कोई बात हो जाए, तो वो सीधे कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट। जैसे अभी का ही ले लीजिए, अभी सेकंड फेज जो चल रहा है, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे। अब ना केंद्र देख रहा है ना दिल्ली देख रहा है, तो डायरेक्ट आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। किसको दे दिया, केंद्र को, कि राज्य सरकार करे ना करे ये आपकी ड्यूटी है, ऑक्सीजन की पूर्ति होनी चाहिए। तो दिल्ली को ऑक्सीजन कितनी चाहिए थी, 750 मिलियन टन चाहिए थी, लेकिन दे कितनी रही थी केंद्र सरकार, 450 या 500। शुरुआत में तो 350 मिलियन टन, मिट्रिक टन दे रही थी, सॉरी मिलियन टन ही, मिट्रिक टन। लेकिन अभी क्या है, कितनी दे रही है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो उन्हें 750 मिट्रिक टन देना पड़ रहा है। तो ये केंद्र राज्य के विवाद है, इसमें किसको आना पड़ा, तो स्टेट क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया, ना हाई कोर्ट ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरा विवाद। तीसरा विवाद क्या होता है, तो देखिए केंद्र और राज्य एक साथ होंगे, केंद्र राज्य और राज्य। अब राज्य मतलब क्या, देखिए जैसे सेंट्रल है, ठीक है, सेंट्रल में किसकी सरकार है, एनडीए, बीजेपी की सरकार। इसी तरह कुछ राज्यों में बीजेपी की सरकार है, ठीक है। तो ये दोनों तो हमेशा साथ रहेंगे, ये अलग क्यों होंगे, ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे, ठीक। और इसी तरह कुछ राज्यों में अन्य पार्टियों की, जैसे कहीं दिल्ली में आपकी है, तो अभी जैसे पश्चिम बंगाल में किसकी है, तृणमूल कांग्रेस की है, टीएमसी है। जैसे तमिलनाडु में डीएमके आ गई, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं पंजाब में कांग्रेस है, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्टियां हैं, ठीक है। अब इनके में आपस में विवाद हो जाए, तो इन राज्यों में जब आपस में विवाद होगा तो ये कहाँ पे जाएंगे, तो ये वाले केस भी सीधे कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये वाले केस भी सीधे कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मतलब अनुच्छेद 131 के तहत जो 3 प्रकार के मामले हैं, चाहे वो राज्य का, या फिर केंद्र राज्य का, या फिर केंद्र राज्य और राज्य का, मतलब केंद्र राज्य जिसमें एक ही पार्टी है और एक अलग राज्य जिसमें अलग पार्टी है, अगर उनके आपस में विवाद होंगे तो उसको कौन सुलझाएगा, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट उस विवाद को सुलझाएगी। अब आप एक और चीज़ बताइए, एक विवाद और है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है, वो कौन सा विवाद है, तो देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड विवाद, वो कहाँ जाता था, वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाता है। लेकिन वो इस अनुच्छेद के तहत नहीं जाएगा, मतलब अनुच्छेद 131 के तहत नहीं जाएगा, बल्कि किसके जाएगा, अनुच्छेद 71 के तहत। किसका, राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट, और उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो निर्वाचन संबंधित विवाद कहाँ जाता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लेकिन किसके तहत, तो वो अनुच्छेद 71 के तहत जाता है। तो आपको 129, 30 और 31 अनुच्छेद समझ में आ गया। चलिए अब अगला अनुच्छेद समझते हैं। अब अनुच्छेद 132, ठीक, 133, 134, 135 और 136, ये जो सारे अनुच्छेद हैं, ये सारे अनुच्छेद आपस में जुड़े हुए हैं। तो समझते हैं इन सभी अनुच्छेद को। देखिए कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 132 के तहत आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। कैसी अपील, जैसे मान लीजिए आपको कोई केस करना है, तो 132 के तहत आप अपील करेंगे। कहाँ करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब सुनवाई नहीं होगी, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाइए। फिर कहाँ, हाई कोर्ट से भी खुश नहीं है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। तो 132 के तहत क्या कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं किसी भी केस के लिए, मुकदमे के लिए, ठीक है। 133 में समझते हैं। देखिए 133 में सिविल मुकदमा, और 134 में हो गया आपका फौजदारी, जिसको कहते हैं सेशन। सिविल मतलब दीवानी और सेशन मतलब फौजदारी।
फौजदारी मुकदमा। अब दीवानी मुकदमा क्या होता है, तो पैसे प्लस पैसे या संपत्ति से, ज़मीन, जब पैसे या ज़मीनी विवाद जो होता है, ज़मीन से रिलेटेड ज़मीनी विवाद, ठीक है। अब फौजदारी में कैसे मामले आते हैं, मारपीट के, मारपीट के। तो देखिए, मान लीजिए आपकी ज़मीन किसी ने हड़प ली, तो हड़प ली तो आप किसके तहत जाएंगे, तो अनुच्छेद 133 के तहत। आपने 132 के तहत अपील तो कर दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अपील कहाँ किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कि आपकी ज़मीन हड़प ली गई है, लेकिन वो जो अपील है वो अनुच्छेद 133 के तहत सिविल मुकदमे में जाएगा। किस में जाएगा, सिविल मुकदमे में। मतलब सिविल मुकदमे के तहत आप 132 में अपील कर सकते हैं, कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। सेम इसमें 134, अगर मान लीजिए आपने किसी को मारपीट करना था ना, एक मिनट, चलिए देखिए, मारपीट, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने किसी के साथ मारपीट की, ठीक है, किसी के साथ मारपीट की, लड़ाई किया, मर्डर कर दिया, तो वो किस में जाएगा, फौजदारी मुकदमे में जाएगा। किस में जाएगा, फौजदारी मुकदमे में। अपील होगी 132 के तहत, चाहे सुप्रीम हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये जो मारपीट या मर्डर का मुकदमा है, किस में जाएगा, फौजदारी मुकदमे, अनुच्छेद 134 के तहत। इसी तरह आते हैं अनुच्छेद 135, जिसमें क्या आता है, फेडरल न्यायालय, फेडरल न्यायालय। आपने कभी देखा होगा कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिसमें फैसला कौन सुना देता है, डीएम सुना देता है। कौन सुना देता है, डीएम सुना देता है। डीएम मतलब एक अलग अलग कोर्ट बने होते हैं जिसमें क्या करता है डीएम, जैसे डीएम कई जगह कई तरह के कोर्ट आपने देखे होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी नीचे होते, उसमें डीएम फैसला सुना के मामला रफा दफा कर देता है। तो ऐसे न्यायालयों को फेडरल न्यायालय कहा जाता है। जब आप इससे खुश नहीं होते हैं, जब आप इससे खुश नहीं होते हैं तो जाइए फिर अनुच्छेद 132 के तहत अपील होगी, किसमें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसी तरह 136 में क्या आते हैं, अन्य मामले। अब अन्य मामले क्या हैं, अन्य मामला, देखिए संसद जब तक कोई कानून नहीं बनाती, लेकिन कोई केस है, उसमें आप सीधे अपील कर सकते हैं, किसके तहत, जैसे चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी मामला हो जो मतलब संविधान में नहीं है, ना ही संसद की तरफ से कोई कानून पारित हुआ है, लेकिन है तो वो अन्य मामले, चाहे संविधान में हो चाहे ना हो, ठीक है। और कानून भी पारित नहीं हुआ संसद से, उसे कोई कानून पारित नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे सऊदी अरेबिया में क्या है कि आप कोई भी गुनाह करते हैं, जैसे आपने चोरी की तो आपके हाथ काट दिए गए, ठीक है। और क्या कहते हैं, और आपके मतलब जिस तरह से भी जो भी आपने किसी तरह का गुनाह किया तो उस तरह से उस अंगों को काट दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने इसी तरह से चोरी की और डिस्ट्रिक्ट और मतलब कोर्ट ने मतलब एक सज़ा सुना दी, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सज़ा सुना दी, क्या है कि आपका हाथ काट दिया जाएगा, तो क्या आप अपील कर सकते हैं, बिल्कुल अपील कर सकते हैं। संसद में ऐसा कानून पारित नहीं हुआ, संविधान में भी नहीं है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, चाहे हाई कोर्ट में जाइए, पहले इन दोनों कोर्ट से निपटिए, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये अन्य मामला हो गया। इस मामले के तहत भी आप 136 में आएंगे, अन्य मामले। लेकिन जब भी आपको अपील करना होगा तो किसके तहत जाएंगे, अनुच्छेद 132 के तहत आप क्या करेंगे, अपील करेंगे, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो आपका अनुच्छेद 129 से 136 तक मैंने बता दिया है। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।